हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, कपड़े हमारे आसपास। इससे पहले के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th ESP नाम से है। यहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, MCQ क्वेश्चन, ये सब प्रोवाइड करा देंगे हम। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, कपड़े। तो कपड़े आपको पता ही भाई क्या होते हैं, हर कोई जो है कपड़े का इस्तेमाल करता है अपने डेली लाइफ में। ये हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। तो कपड़े हर एक व्यक्ति के जीवन का जरूरी हिस्सा होते हैं। ये हमें आराम और गर्मी देते हैं। तो कपड़ों से क्या मिलता है हमें भाई? आराम मिलता है और गर्मी मिलती है। या अगर सर्दी है तो गर्मी मिलेगी, और गर्मी है तो सर्दी के टाइप के ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे भाई हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। ठीक है, तो कपड़े जो है हम अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करते हैं। इनका रंग, डिजाइन और स्टाइल अलग अलग होते हैं। तो हर कपड़े का भाई अपना रंग होता है, एक डिजाइन तरह से बनाया जाता है, उनका स्टाइल अलग होता है। तो जैसा आपका यूज होता है वैसे आप कपड़े को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये कई तरह के कपड़ों में मिलते हैं, तो इसकी कई सारी वैरायटी होती हैं। ऊनी होते हैं, सूती होते हैं, नायलॉन होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो होते हैं कपड़े होते हैं। ठीक है ना, ये हम आगे देखेंगे। हम इन्हें अपने काम और जरूरत के हिसाब से चुनते हैं। तो भाई हमें जैसा काम है, जैसी जरूरत है, उसके हिसाब से हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों से जुड़ी 3 मुख्य बातें होती है। भाई कपड़े में 3 जो मुख्य बातें आप हमेशा देखेंगे। सबसे पहला रेशा, यह कपड़े की बुनियादी इकाई होती है। सूत इन्हीं रेशों से बनाए जाते हैं। जैसे रुई हो गई, रेशम हो गया, ऊन हो गया, तो इन्हें क्या कहा जाता है? रेशा कहा जाता है। तो इन्हीं से क्या बनता है? सूत बनता है। अब सूत क्या होता है? जब रेशों को गूंथकर या काटकर लपेटा जाता है तो वह सूत बनता है। इसे धागा भी कहते हैं। सूत से आगे कपड़ा तैयार होता है। यानी सबसे पहले आप देखेंगे तो फैब्रिक यानी रेशे के रूप में होता है। कपड़े की जो शुरुआती चीज होती है वो ऐसा होता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसे गूंथकर इसका आकार दिया जाता है, यानी उसे सूत बनाया जाता है। और सूत बनाने के बाद फिर क्या होता है? वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी जब रेशा प्लस सूत प्लस कपड़ा ये सब मिलते हैं तो इन्हें मिलाकर वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो कपड़ा बनता है। यानी कपड़े से जुड़ी हर चीज वस्त्र में आती है। तो कपड़े से जुड़ी जो भी चीज है वो सब वस्त्र में आएगी। 3 तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये रेशे के रूप में होता है, बाद में इसे सूत बनाया जाता है, और बाद में फिर इसको क्या किया जाता है? कपड़े का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है कपड़े बनने में। वस्त्र परिष्करण क्या होता है? यानी टेक्सटाइल फिनिशिंग, यानी बात करें कपड़ा कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है। तो जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तब उसे और बेहतर बनाने के लिए कई बार संशोधित किया जाता है। ठीक है ना, यानी कपड़ा बनने के बाद उसे और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए कई बार क्या किया जाता है? उसे प्रोसेस किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे वस्त्र की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो जो वस्त्र है उसकी क्या होती है? क्वालिटी बढ़ती है। इससे वह ज्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा टिकाऊ बन जाता है, लंबे समय तक चलता है, दिखने में भी सुंदर और आकर्षक लगता है, और इससे क्या होता है? उसकी जो खूबसूरती है और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को वस्त्र परिष्करण कहते हैं। यानी जब वस्त्र की क्वालिटी जो हो गई, या कह सकते हैं गुणवत्ता, उसका टिकाऊपन या सुंदर जो आकर्षक बनाया जाता है, तो ये सारा किसके अंदर आता है? ये वस्त्र परिष्करण के अंदर आता है। यानी टेक्सटाइल फिनिशिंग, यानी किस तरह से जो है कपड़े को अच्छे से तैयार किया गया है। रेशे के गुण, यानी जब हम रेशे का इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने के लिए तो उनके क्या गुण होने चाहिए? तो रेशे ही कपड़े की गुणवत्ता तय करते हैं। भाई जैसा रेशा होगा कपड़ा भी जो होगा वैसा ही होगा। यानी जैसा बेस होता है वैसे ही तो आगे चल के बिल्डिंग बनती है। तो सेम ऐसे जैसे रेशा होगा कपड़े की गुणवत्ता भी वैसे ही होगी। एक अच्छे रेशे में क्या गुण होने चाहिए? तो देखिए, काटने योग्य होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई अगर एक रेशा है तो वो काटने योग्य होना चाहिए। यानी रेशा ऐसा हो जिससे आसानी से सूत कपड़े में बदला जा सके। तो भाई रेशा ऐसा होना चाहिए जिसे आराम से हम कपड़े में बदल सकें। ये सबसे जरूरी विशेषता होती है। तो भाई जब काटने योग्य होगा तभी तो उसे कपड़ा बनाया जा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है किसकी? किसी भी रेशे की। रेशा किफायती होना चाहिए, यानी उसकी उपलब्धता और लागत उचित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसकी जो उपलब्धता यानी उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, और साथ ही क्या होना चाहिए भाई? उसकी लागत भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, इतनी ज्यादा कीमत ना हो कि उसे बनाने में ज्यादा खर्चा आ जाए और फिर वो बाद में बिके भी ना। वस्त्र रेशों का वर्गीकरण, तो वस्त्र जो रेशे होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये समझते हैं कि भाई जो भी रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं तो रेशे कैसे आते हैं। तो पहला जो रेशा होता है वो होता है प्राकृतिक रेशा। तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? वह रेशे जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। यानी जो भी वनस्पति हो गई या फिर जो भी हमारे पेड़ पौधे या फिर उसके बाद जो जंतु हो गए उनसे जो रेशे प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। तो सेल्यूलोसिस रेशे जो हैं
पेड़ कपड़ों में सेलुलोस होता है। तो हर कुछ ऐसे जो पेड़ होते हैं जिसमें आप देखेंगे भाई सेलुलोसिस होता है, और इस सेलुलोसिस से क्या होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को वनस्पति सेलोस युक्त रेशा कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे सेलुलोस निकलता है और उसी से रेशा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, वनस्पति या सेलोसिस युक्त रेशे। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बीज तथा फलों के रेशे होते हैं, जैसे सूती हो गया, तो ये क्या होता है, वनस्पति होता है, ये बीजों और फलों से बनाए जाते हैं। दूसरा हो गया आपका बस्ट रेशो, ये लिनेन और जूट होते हैं। फिर आता है आपका लीफ रेशे, यानी लीफ का मतलब होता है जो पत्तों से बनाए जाते हैं, अनानास हो गया, सीएसएल हो गया। और नट हस्क रेशे, नारियल, तो आपने देखा होगा भाई नारियल की जो खाल होती है उससे बनाया जाता है। तो इस तरह से जो ये वनस्पति तौर पर रेशे आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटीन जंतव रेशे, कुछ प्रोटीन जंतव रेशे भी होते हैं। यह रेशे जो जीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, भेड़ वगैरह हो गए होते हैं तो जांतव रेशे कहलाते हैं, क्योंकि किससे मिल रहे हैं भाई, जीवों से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जांतव रेशे कहा जाता है। तो जांतव जो स्राव रेशे होते हैं, जैसे रेशम हो गया, ऐसे जंतु रोम रेशे होते हैं, जैसे ऊन और फर हो गई। खनिज रेशे भी होते हैं, ऐसे रेशे जो प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त होते हैं, जिनमें खनिज लवण पाए जाते हैं, और खनिज रेशे कहलाते हैं, ठीक है ना। खनिज लवण के आधार पर क्या किया जाता है, इनको रेशों के रूप में बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ भी एक रेशे के रूप में काम आती है। तो प्राकृतिक रबड़ पेड़ और लताओं के रस या रबड़ क्षीर से बनता है, इसे भारतीय रबर भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ रेशे जो होते हैं और प्राकृतिक रूप से जो पेड़ में जो रबड़ निकलती है उससे निकलते हैं, और उससे क्या बनाया जाता है, जो भी चीजें बनाई जाती हैं कपड़े युक्त यूज प्रयोग के लिए, वो सारी चीजें जो होती हैं, आपने देखेंगे बहुत सारी चीजें रबड़ की भी बनाई जाती हैं। तो ये जो होती है किससे निकलती है, पेड़ों से ही निकलती है। फिर आता है मानव निर्मित रेशे। तो कुछ रेशे जो होते हैं वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक हमने देखा भाई प्राकृतिक रूप से कुछ रेशे बनते हैं, उनके कपड़े और जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट सामग्रियां हैं वो बनाई जाती हैं। ऐसे कुछ मानव निर्मित भी रेशे होते हैं। तो रेशे का नाम अगर देखें तो एक होता है आपका परिवर्तित सेलुलोलिसिस रेशा होता है, जो पेड़ के गूदे यानी सेलुलोस से बनाया गया रेशा होता है, जैसे रेयान और विस्कोस हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है वो परिवर्तित रेशा होता है। ये प्राकृतिक रेशों में रासायनिक बदलाव, यानी जो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, रासायनिक परिवर्तन करके इनको बनाया जाता है, जैसे एसीटेट हो गया। उसके बाद आता है प्रोटीन रेशा, जो दूध सोया जैसे प्रोटीन स्रोतों से बना होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, कैसियन सोया फाइबर। फिर आता है आपका गैर सेलुसिस सिंथेटिक रेशा, ये केमिकल से पूरी तरह बनाया गया रेशा होता है। ये तो पूरा क्या होता है, ये पूरा केमिकली ही बनाया जाता है, जैसे आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। फिर एक आता है खनिज रेशा, जो खनिजों से बना और औद्योगिक रेशा होता है, एस्बेस्टस, ठीक है। तो ये सारे रेशे जो है वो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से मानव द्वारा बना दिए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित जो चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करके, उनको इकट्ठा करके और दोनों को रासायनिक रूप से मिलाकर उसके बाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मानव निर्मित या विनिर्मित रेशे, यानी जिसे मनुष्य जो है अपनी कला के आधार पर बनाता है। फिर आते हैं मानव निर्मित रेशा बनाने की प्रक्रिया, यानी जो मानव निर्मित रेशे बनते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। तो इनके लिए प्रोसेस होती है, जैसे कच्चे माल को तरल बनाया जाता है पहले, फिर घोल के महीन छिद्रों से उसको निकाला जाता है, फिर तंतु से उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार जो भी संशोधन करना होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है पूरी मानव निर्मित रेशा बनाने की, ठीक है। अब स्टेप वाइज देखते हैं। तो मानव निर्मित रेशा बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या होता है भाई, कच्चे माल को तरल बनाना। सबसे पहले ठोस कच्चे माल, जैसे रसायन हो गया, लकड़ी हो गई, गूदा हो गया, या जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं प्राकृतिक रूप से या हम रासायनिक रूप से उसको बना रहे होते हैं, तो एक तरल रूप में बदला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं भाई, एकदम तरल बना दिया जाता है। उसके बाद इस तरह और इस तरल को चक्रण घोल या स्पिनिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, चक्रण घोल कहा जाता है या स्पिनिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। इसे बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया, गर्मी या अन्य तरीके का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या करी जाती है भाई, हीट दी जाती है। जब हीट दी जाती है ज्यादा, तब ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। घोल को महीन छिद्रों से निकालना स्पिनरेट कहा जाता है, यानी तैयार घोल को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे स्पिनरेट कहते हैं। इसमें बहुत बारीक छेद होते हैं। जब घोल इन छेदों से बाहर निकलते हैं तो वे लंबे पतले रेशे के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है भाई, इस मशीन में डाला जाता है, और इस मशीन के बाद क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इन छेदों से जो होते हैं ये रेशे बाहर, ये जो रेशे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जो ये लंबे पतले, ये बाहर निकल कर आते हैं, हम फैब्रिक कहते हैं।
तंतु को खींचना और फिर मजबूत बनाना, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं, जब रेशा बन जाता है तो उसे खींचा जाता है ताकि वह और मजबूत व पतला बन सके। ठीक है, तो उसे खींच के और ज्यादा पतला और मजबूत बनाया जाता है। फिर उसे सूक्ष्मता और दिशा देने के लिए प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, फिर क्या कर दिया जाता है भाई, उसे जो भी जरूरत होती है जरूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार संशोधन कर दिया जाता है, और अंत में अगर जरूरत हो तो इन रेशों को और बेहतर बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, धागा बनके तैयार हो जाता है, रेशा बनके तैयार हो जाता है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है कि भाई इसमें और कुछ भी बदलाव करने हैं तो बाद में आवश्यकता अनुसार उसमें और ज्यादा बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किस तरह से जो है रेशे को बनाया जाता है। सूत क्या होता है? सूत वह लंबा और पतला धागा है जो रेशे या फिलामेंट को मिलाकर बनाया जाता है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। ठीक है, तो धागा जब क्या होता है या सूत क्या होता है, यर्न क्या होता है, ये होता है भाई एक लंबा रेशा जिससे कपड़े में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ये धागा, इस धागों से क्या किया जाता है, कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। सूत प्रसंस्करण की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। तो सूत जब बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रेशे को एक निश्चित क्रम में बदलकर सूत तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो भी एक रेशा होता है प्राकृतिक रेशा, उसको एक निश्चित क्रम में बदला जाता है और उसके बाद फिर क्या है, कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो सूत बनाने के मुख्य चरण ये आप देख रहे हैं इस तरह से होते हैं, और देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सूत होता है उसकी सफाई की जाती है, यानी प्राकृतिक रेशे में जो भी गंदगी हो गई, बीज पत्तियां या टहनियां होती हैं, इन्हें साफ करके रेशों को अलग किया जाता है और लैप्स बनाए जाते हैं, यानी ढीले रेशे की परतें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है, और क्लीन करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, लैप्स बनाते हैं। लैप्स बनाने के बाद फिर क्या होता है, पुन्नी बनाना। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पुन्नी में कन्वर्ट करते हैं। तो लैप्स को खोलकर सीधा किया जाता है। यह काम धुनाई और झड़ाई से किया जाता है जिससे रेशे एक दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं, साफ करते हैं, और उसको फिर एक दिशा में तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद तानना और पतला करना। अब रेशों को पतला और लंबा किया जाता है ताकि वे समान और मजबूत बनाए जा सके। ठीक है, तब उनकी क्या है, जो हर रेशा जो है एक तरह समान बन सके, ठीक है ना, और एक तरह से उसकी जो भी मजबूती हो सके, तो इसलिए उनको एक ही रेशों में बनाया जाता है। कई पुनियों को मिलाकर उन्हें धीरे धीरे ताना जाता है। यह प्रक्रिया रोविंग मशीन से की जाती है, जहां पुनी तब तक पतला किया जाता है जब तक उसका व्यास 1/4 या 1/8 भाग ना रह जाए। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है भाई, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, यानी मशीन में डालने के बाद उसको इस तरह से उसकी पुनी बनाई जाती है ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा पतला हो जाए, और उसकी थिकनेस जो है वो लगभग जितनी थी उसकी जो 1/4 या 1/8 भाग रह जाए। ठीक है, यानी उसे बिल्कुल पतला बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, फिर ट्विस्टिंग करी जाती है। पतले रेशे को एक दूसरे में बटाया जाता है ताकि वे आपस में जुड़ जाएं और मजबूत सूत बने। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, जब उसको पतला कर दिया जाता है तो ऐसे बहुत सारे जो सूत होते हैं, अब जितनी जरूरत होती है, जितनी इसकी मोटाई चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसको ऐसे बांटा जाता है और इस तरह से जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, कटाई और अंतिम रूप देना। तैयार तंतु को अंतिम सूत के रूप में बदला जाता है, उसे साफ किया जाता है, फैलाया जाता है और शंकु पर लपेट दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसे गोलाई या फिर शंकु के आधार पर जैसे भी उसकी रूप होता है उस रूप में उसको लपेट के तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वो क्या बन जाता है, धागा बन जाता है या रेशा बन जाता है। सूत से जुड़ी जरूरी शब्दावली। तो सूत संख्या होती है, यानी जब सूत बनाया जाता है तो उसको सूत की संख्याओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे हमने देखा था। जब रेशे को सूत में बदला जाता है तो उसे सूत की लंबाई और वजन के बीच के रिश्ते को सूत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये इसका वजन हो गया और इसके अंदर ये जो धागे देख रहे हैं ये इनके नंबर हो जाते हैं। तो यौन लेवल को अगर समझते हैं, जैसे मान लीजिए 60/2 NM दे रखा है, तो इस तरह से जो है रेशे को बनाया जाता है जो हमारा सूत होता है। तो जो 60 होता है, यानी जो हमने देखा ना 7/2 NM है, तो इसका मतलब क्या है, यौन गिनती मोटाई। यह एक धागे की मोटाई दर्शाता है, जितना बड़ा नंबर उतना पतला धागा। ठीक है, तो ये जो धागे देख रहे हैं आप इसके अंदर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इन्हें यौर्न कहा जाता है, यानी इनकी मोटाई दर्शाती है। तो जितना बड़ा नंबर होगा, यानी जितने बड़े नंबर में ये होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इस पतला होगा और उतनी ज्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तारों की संख्या, इसका मतलब है कि दो धागों को मिलाकर एक यौन बनाया जाता है। ठीक है, तो दो धागे जो होते हैं ना उनको इकट्ठा करके बनाया जाता है, तो उन्हें यौन कहा जाता है। तो ये क्या होगी, ये जो होगी उसकी मोटाई हो गई, और ये हो गई कितनी उसकी संख्या है। ठीक है, तो दो चीज हो गई। फिर आता है NM। तो गिनती प्रणाली नंबर मैट्रिक प्रणाली होती है, यानी 60 मीटर धागा अगर 1 ग्राम वजन का हो तो वह 60 NM कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका, इसको
नापने का एक पैमाना होता है जिसे एनएम कहा जाता है, नंबर मैट्रिक कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है, जो 60 मीटर अगर धागा है और 1 ग्राम जो है उसका वजन है तो उसे क्या कहा जाएगा, 60 एनएम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके नापने की विधि होती है। तो इस तरह से सूत को जो है वो नापा जाता है। फिर आता है आपकी सूत की बाटें। ठीक है, तो हमने देखा था भाई एक पतला धागा होता है, उसको जितनी उसकी मोटाई चाहिए होती है, जितने उसको मजबूती चाहिए होती है, उसके आधार पर उसको नंबर दिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 2 आपको दिखेंगे, इसमें 3 दिखेंगे, इसमें 4 दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें 2 हैं, 2 को लपेटा गया है, इसमें 3 को, इसमें 4 को। तो ये क्या होती है, सूत की बाटें होती हैं। यानी सूत को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें रेशों को मोड़ा जाता है। 1 इंच में कितनी बार रेशों को मोड़ा गया उसे ही ट्विस्ट पर इंच कहा जाता है। ठीक है, यानी एक बार मोड़ने पर उसे कितनी बार जो है एक रेशे को जब मोड़ा जाता है तो उसे कितनी बार ट्विस्ट किया गया, ठीक है ना, कितनी बार मोड़ा गया और कितने धागों का यूज किया गया, उसे क्या कहा जाता है, ट्विस्ट पर इंच। जितनी अधिक बाटें सूत उतना मजबूत हो, जितनी ज्यादा बाटें होंगी उतना क्या होगा, सूत मजबूत होता है। ठीक है, फिर आता है सूत और धागे में अंतर क्या होता है। तो हमने सूत देखा और धागा देखा, तो इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए सूत यह एक आम शब्द है जो कपड़े बनाने के लिए रेशों से बनाया जाता है। तो सूत का मतलब क्या है भाई, एक आम शब्द है, यानी कपड़े बनाने के लिए जो रेशा इस्तेमाल हो रहा है उसे सूत कहा जाता है। फिर धागा आता है, यह खास तौर पर कपड़े को सिलने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए होता है और इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, धागे का, कपड़े को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक अंतर है। मतलब हर धागा सूत होता है लेकिन हर सूत धागा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर सूत जो होता है भाई वो धागे से हर जो धागा होता है ये भी धागा बनता है, किससे बनता है, सूत से ही तो बनता है। ठीक है, लेकिन हर सूत जो होता है वो धागा नहीं होता, क्योंकि ये सूत जो है वो कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है और ये सिलने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सूत तो ये भी होता है लेकिन ये पतला होता है। कपड़ा उत्पादन, अब कपड़े का उत्पादन कैसे किया जाता है ये समझते हैं। तो देखिए कपड़े का जो उत्पादन होता है वो बुनाई, ठीक है ना, सबसे पहले बुनाई के द्वारा किया जाता है। एक बुनाई तरीका होता है कपड़े के उत्पादन का। अब समझते हैं बुनाई होती क्या है। तो बुनाई कपड़ा बनाने की सबसे पुरानी और मुख्य विधि है। यह तकनीक कताई से भी पहले से चली आ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये देखिए धागे हैं, ठीक है ना, रेशा जो भी, उससे क्या करा जा रहा है, कपड़ा तैयार किया जा रहा है। करघा क्या होता है। तो देखिए जो भी कताई होती है, ठीक है, जो भी बुनाई होती है, जो बुनाई होती है वो करघे पर ही होती है। तो करघा क्या होता है, करघा वह तंत्र है जिस पर धागे को आपस में बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। तो धागे को जब हम क्या करते हैं भाई, इस पे रखते हैं करघे पे, और उसके बाद क्या करता है, करघा जो होता है वो धागों को इकट्ठा करना यानी जोड़ना शुरू करता है, और जिससे क्या होता है, कपड़ा तैयार होता है। तो हथकरघा होता है, पहले टाइम में तो हथकरघा ही चलता था, हाथों से बनाए जाते थे कपड़े। ये हाथ से चलने वाली पारंपरिक करघा होती है, पुराने समय में गांवों में इसे इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, हैंडलूम होता है, इसे हथकरघा कहा जाता है, यानी ये पूरी तरह किससे चलता है, हाथ से चलता है। तो हाथ से कपड़ा बनाया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, आज के टाइम में पावर लूम देखेंगे आप, मिल जाएंगे आपको मशीनें। यह एक मशीन से चलने वाला आधुनिक करघा है। आज के फैक्ट्रियों में इसका उपयोग होता है, जिससे बुनाई तेज और बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह होता है, बस इसके अंदर क्या होता है, एक मोटर लगा दी जाती है और सारा काम जो होता है वो मैन्युअली ना होकर क्या होता है, मशीनों से किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हैंडलूम कहा जाता है। ठीक है, तो पहले जो होता था इसका इस्तेमाल किया जाता था और आज जो है वो पावर लूम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कपड़े बनाने के लिए। ताना और बाना क्या होता है। तो देखिए कपड़े बनाने में ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। कपड़े में जो धागे लंबाई की दिशा में होते हैं उस करघे पे सीधे रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ताना। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये जो सीधे हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ताना। ये ताना होता है। ठीक है, वे धागे जो ताना के आर पार आड़ा बुने जाते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ये जो आड़ा बुना जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, बाना कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरह से जो है कपड़े को बनाने की प्रक्रिया में यूज किया जाता है। ताने बाने के द्वारा ही कपड़ा बनता है, यानी धागे को इकट्ठा किया जाता है, सूत को इकट्ठा किया जाता है। तो ताना मतलब लंबा धागा और बाना मतलब आड़ा धागा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आता है शेडिंग क्या होती है कपड़े बनाने में, जो शेडिंग का इस्तेमाल होता है। तो जब कपड़ा बुना जाता है तो ताने के कुछ धागों को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि बाना उसमें से गुजर सके। यह प्रक्रिया डिजाइन बनाने के लिए होती है, इसी प्रक्रिया को शेडिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी ये देख रहे हैं ये जा रहा है नीचे फिर जा रहा है ऊपर, तो इसी में अगर कुछ अलग तरीके से डिजाइन बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, शेडिंग। यानी कपड़े को अलग डिजाइन देना है तो क्या कहता है भाई, जब ये ऊपर और नीचे होता है तो इसमें कुछ डिजाइन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। यानी अपने हिसाब से कोई मनचाहा आकार दे देना कपड़े के, यानी जब वो कपड़ा बनाया जा रहा है उसी के अंदर। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो कपड़े भी होते होंगे ना, कपड़े में कई बार आप देखते होंगे डिजाइन बना होता है, तो वो डिजाइन जो होता है वो इसी प्रोसेस में बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर कपड़ा है उसमें बनाया जाता है ना डिजाइन, आपने देखा होगा ऐसे डिजाइन बन जाता है, ठीक है ना, या ऐसे डिजाइन बनाया जाता है, या ऐसे डिजाइन बनाया जाता है, या ऐसे डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो डिजाइन कपड़े के बीच में आप देखते हैं वो सब जो होता है वो शेडिंग का ही कमाल होता है। ठीक है ना, तो शेडिंग के द्वारा ही किया जाता है। ऊन की बुनाई, ठीक है,
तो एक और तरीका होता है कपड़े बनाने का, ऊन आपने देखा होगा, ऊन से बुनाई करी जाती है। पहले के जमाने में जो होता स्वेटर वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, तो ऊन से बनाए जाते थे, वो हाथ से ही बनाए जाते थे, तो उन्हें बुनाई कहा जाता था। तो निटिंग क्या है, सबसे पहले समझते हैं इसमें। जब सिलाइयों की मदद से धागों को एक दूसरे से पिरोकर कपड़ा बनाया जाता था तो उसे निटिंग कहते थे, ठीक है। यानी क्या था, पहले सुइयों से सिलकर कपड़ा बनाना जो होता था उसे निटिंग कहा जाता था। इसमें धागे ताने बाने की तरह आपस में गूंथे जाते थे। तो ताना बाना जो हमने देखा उससे कैसे सुई से इस्तेमाल करके जो है ताना बाना किया जाता था। निटिंग वाले कपड़ों की उपयोगिता क्या होती है, देखो, तेजी से बनाए जा सकते हैं, निटिंग से कपड़े बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, खिंचाव और लचीलापन ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फंदे होते हैं जो कपड़े को लचीला बनाते हैं। यही कारण है कि निटिंग वाले कपड़े आरामदायक होते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से बनाए जाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, फंदे को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके लचीला बनाया जाता है। आरामदायक कपड़े, ये कपड़े शरीर के अनुसार फिट होते हैं, इसलिए अंडर गारमेंट्स, बनियान, टी शर्ट, खेलने के कपड़े आदि में इनका खूब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। हवादार और नर्म होते हैं, ये कपड़े छिद्र युक्त होते हैं जिसमें हवा अंदर बाहर आ सकती है, पसीना नहीं रुकता है, ठीक है। तो इनकी विशेषता ये भी है भाई, ये छिद्र युक्त होते हैं, इनके अंदर छेद होते हैं तो पसीना जो होता है अंदर टिकता नहीं है, हवा जो है अंदर बाहर आ जा सकती है। घूम फिरकर कपड़े पहनने योग्य होते हैं, यानी इन कपड़ों में आसानी से हिल डुल सकते हैं, जिससे खेलकूद के कपड़ों के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं घूमने फिरने के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कहीं भी आने जाने के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके अंदर, ठीक है ना। इसको पहन के हम कुछ भी जो भी काम करने हैं वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए शरीर के लिए जो होते हैं वो फिट होते हैं। फिर आता है आपका ब्रीडिंग, गूंथना। ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 या उससे अधिक धागे या सूत को आपस में गुंथकर कपड़ा या रस्सी जैसी वस्तु बनाई जाती है, और इसे आप चोटी बनाने की प्रक्रिया जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं इस तरह से जो है था, यानी एक से ज्यादा धागे जो होते हैं वो इकट्ठा करके और उसके बाद जो है एक रूप दिया जाता है कपड़े का। ब्रीडिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सूत एक ही स्थान से शुरू होकर एक समांतर तरीके से आपस में गुथे जाते हैं। ये आपस में इस तरह से इंटरलॉक होते हैं कि देखने में वी या तिकोनी आकृति जैसे होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसके अंदर, आप देखेंगे तो इसमें आपको जो होगा वो वी आकार दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से ये जो बनाए जाते हैं। ब्रीडिंग का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए इसका उपयोग जो होता है वो जूतों के जो फीते हो गए, आपने देखा होगा, रस्सियां हो गई, तारों की जो सुरक्षा कवच बनाई जाती है वो भी आपने देखा होगा इसी तरह से बनाई जाती है। झालरे और जो सजावट की वस्तुएं होती हैं वहां पर भी इसी प्रक्रिया का यूज होता है। ये सभी चीजें ब्रीडिंग तकनीक से ही बनाई जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रीडिंग तकनीक से ही बनाई जाती है। नेट्स क्या होते हैं, जाल और लेस। तो देखिए नेट्स और जाल आपने देखे होंगे, ठीक है ना, कपड़ों में भी देखे होंगे और भी जगह देखे होंगे। नेट्स ऐसे जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें धागों के बीच अंतराल होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे धागों के बीच में आप में बीच को अंतराल देखने को मिलेगा। ये कपड़े खुले और छेददार होते हैं, जैसे मच्छरदानी या नेट की परत। तो आपने मच्छरदानी देखी होगी ना, इस तरह से बनाई जाती है। कैसे बनाए जाते हैं, तो सूत यंत्र को हाथ से या मशीन से आपस में गांठ बनाकर नेट बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे मशीन से ही बनाया जाता है और हाथ से भी इसमें गांठ बना दी जाती है, ठीक है। और गांठ बना के क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, नेट के द्वारा बनाया जाता है, यानी इसे खुला रखा जाता है, दिखाई देता है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जालीदार नुमा बनता है ये। फिर आता है लेसिस। लेस एक सजावटी कपड़ा है जो नेट या जाल जैसी संरचना में होता है। इसमें सूत को बुनकर या बांधकर नाजुक डिजाइन बना जाता है। तो लेस में क्या होता है भाई, ये जालीदार ही कपड़ा होता है, ये भी जाल की तरह की संरचना का बना जाता है, बस इसमें क्या होता है भाई, कुछ डिजाइन बना दिए जाते हैं। लेस के निर्माण की विधियां क्या है, तो इसमें भाई सूत, धागा, बांटे, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक क्या है, बुनाई हो गई, गांठ बांधना हो गया, क्रोसिया आदि, तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है इसको बनाया जाता है। उपयोग क्या है, तो लेस का इस्तेमाल घर की सजावट जैसे पर्दे, टेबल कवर, मेज पोस्ट जो हो गया, और कपड़े की सजावट जैसे गले, बाजू, किनारी के लिए उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली लेस का इस्तेमाल जो होता है वो डिजाइन के लिए किया जाता है, ज्यादा अच्छा दिख सके इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर लेस को ब्रीडिंग तकनीक से बनाया जाए तो उसे ब्रेड लेस कहते हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, ब्रीडिंग तकनीक से बनाया जाता है इसे, तो इसे क्या कहते हैं भाई, ब्रेडलेस बनाया गया, यानी उस तकनीक से बनाया गया, तो इसे ब्रेडलेस तकनीक भी कह दिया जाता है।
वस्त्र परिष्करण परिसज्जा क्या होती है, यानी वस्त्र को किस तरह से अच्छा बनाया जाता है। तो वस्त्र परिसज्जा क्या है ये समझ लेते हैं पहले। जब कपड़ा बनकर तैयार होता है कताई और बुनाई के बाद, तो वह देखने में मैला, खुरदरा और बेजान होता है। यानी जब बन के तैयार हुआ कपड़ा इतने प्रोसेस से गुजरता है तो कपड़े में जो होती है उतनी खूबसूरती नहीं होती, उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। तो इस कपड़े में गांठें और रोएं भी हो सकते हैं, ऐसे कपड़ों को ही ग्रे वस्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिनिशिंग नहीं होती है। तो इस कपड़े को सुंदर, मुलायम, साफ और उपयोगी बनाने के लिए जो अंतिम प्रक्रिया की जाती है उसे ही परिसज्जा कहा जाता है। यानी अंतिम रूप से जब कपड़ा फाइनली तैयार हो जाता है बनने के लिए कि भाई अब आप इससे क्या होते हैं, वस्त्र बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन करवा सकते हैं इसमें, तो जो फाइनल स्टेज होती है कपड़े की उसे ही क्या कहा जाता है, परिसज्जा कहा जाता है। यानी पूरा अच्छे से तैयार है मार्केट में बिकने के लिए। वस्त्र परिष्करण की जरूरत क्यों होती है, तो क्यों जरूरत होती है इसकी, तो देखिए उद्देश्य है कपड़े को आकर्षक और सुंदर बनाना होता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो देखने में अच्छा लगे, उसकी उपयोगिता बढ़े, लोग अनेक प्रकार से उसका यूज कर सके, कपड़ों में विभिन्नता लाना हो, यानी कपड़े को आप जैसा चाहे वैसे वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कपड़े को टिकाऊ और मजबूत बनाना होता है, अलग अलग कपड़ों को एक जैसा दिखाना होता है। ठीक है, तो अलग अलग कपड़े होते हैं तो उनको क्वालिटी जो है एक जैसी दिखाई दे ताकि कपड़े जो है अच्छे देखने में लगे। जैसे अगर कोई कपड़ा खुरदरा है तो उसे मुलायम बनाया जाता है, अगर वह जल्दी गंदा हो जाता है तो उस पर दाग रोधी फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, तो ये तरीके हैं वस्त्र को और ज्यादा बेहतर बनाने के। वस्त्र परिसज्जा के प्रकार, तो किस तरह से वस्त्र परिसज्जा की जाती है, तो मूल परिसज्जा होती है ये भी जरूरी प्रक्रिया है जो हर कपड़े पर करनी अनिवार्य होती है, इसलिए इन्हें मूल बेसिक कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, कि ताकि कपड़ा जो है वो ज्यादा अच्छा दिख सके। ठीक है ना, और इसलिए ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, मूल बेसिक, यानी यहाँ से जो है शुरुआत होती है बेहतर कपड़ा बनाने की। मूल परिसज्जाओं को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका कपड़े के रूप में और रंग में बदलाव के लिए, जैसे सफाई हो गई, चमक हो गया, रंग हटाना हो गया, तो ये पहले करा जाता है इसके अंदर। दूसरी स्टेज जो होती है कपड़े के बनावट या आकार में बदलाव के लिए, जैसे कड़कपन है या आकार सुधारना हो गया, तो ये प्रक्रियाएं की जाती हैं ताकि कपड़ा जो है और ज्यादा बेहतर दिख सके। ठीक है, तो ये दो प्रक्रिया होती है शुरुआत में। फिर आता है कपड़े के रूप में रंग बदलाव के लिए परिसज्जाएं। ठीक है ना, तो जब उसके रंग में बदलाव लाना होता है तो शुद्धिकरण करना होता है, जिसमें कपड़े को साफ करना यानी गंदगी हटाना होता है। फिर सिंगिंग होता है, यानी सतह को चिकना करना, रोए जलाकर उससे हटाना। फिर आता है स्कोरिंग, ग्रीस, मोम जैसी चीजों को हटाना अगर कुछ उस पर रह गई है तो। फिर ब्लीचिंग की जाती है, यानी कपड़े को सफेद और चमकदार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रंग रूप सुधारने का तरीका होता है कपड़े का। फिर कपड़े की बनावट और मजबूती में बदलाव हेतु परिसज्जाएं की जाती हैं, जैसे कड़कपन लाना होता है तो कपड़े को सख्त या कड़ा बनाना होता है। फिर कैलिडरिंग करना होता है, यानी रोलर से दबाकर कपड़े को चमकदार और चिकना बनाना होता है। फिर टेटरिंग आता है, इसमें कपड़े को फैलाकर सही आकार में लाना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके रंग रूप में बदलाव के लिए ये जो कुछ प्रक्रियाएं हैं की जाती हैं, और उसके बाद कपड़े की बनावट और मजबूती को लाने के लिए ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। फिर आता है विशिष्ट परिसज्जाएं होती हैं, जब कपड़े पर कोई विशेष प्रक्रिया किसी खास उद्देश्य से की जाती है, जैसे पानी से बचाव करना हो गया, ठीक है, या सिकुड़न कम करना या दीमक से बचाना, तो उसे विशिष्ट परिसज्जा कहा जाता है। यानी कि अगर कपड़ा हमें लगता है भाई भविष्य में कुछ चीजों से खराब हो सकता है तो उसके लिए स्पेशल चीजें तैयार की जाती हैं। तो मुख्य विशिष्ट परिसज्जा क्या होती है, नार्सराइजिंग की जाती है, यानी कपड़े को मुलायम, चमकदार और मजबूत बनाने की प्रक्रिया, यह मुख्यतः सूती कपड़ों पर की जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका सैनोफ्राइजेशन, ये कपड़े को सिकुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है ताकि धोने के बाद उसका आकार ना बदले। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका जल अभेदता, यानी कपड़े को पानी से बचाने के लिए इसे ऐसा बनाया जाता है कि पानी उस पर फिसल जाए और भीगे नहीं। ठीक है ना, तो वाटर प्रूफ बनाया जाता है। फिर आता है माथ प्रूफिंग होती है, तो ये कपड़े को कीड़ों और दीमक से बचाने के लिए किया जाता है, खासकर ऊन के कपड़ों पर। ठीक है, तो ये जो है मुख्य परिशिष्टा के हैं, ये चार चीजें होती हैं जिससे कपड़े को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। फिर आता है वस्त्रों की रंगाई और छपाई, यानी वस्त्र को क्या किया जाता है भाई और अच्छा दिखने के लिए उसमें रंग किया जाता है, छपाई की जाती है। कपड़े को रंग के लिए जो प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ इस्तेमाल होते हैं उसे रंग या डाई कहते हैं। ठीक है, तो यानी कुछ प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से जो कपड़े होते हैं उनके कलर को बदला जाता है। रंगाई क्या होती है, तो किसी तंतु या फाइबर, सूत या तैयार कपड़े में पूरा रंग चढ़ाने की प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। यानी जो भी कपड़ा है उस कपड़े को अगर पूरा हमें कलर बदलना है तो उसे क्या कहा जाएगा, रंगाई कहा जाता है। छपाई क्या होती है, जब तैयार कपड़े पर किसी निश्चित डिजाइन या पैटर्न के अनुसार रंग लगाया जाता है तो उसे छपाई कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई एक डिजाइन बनाना है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही अगर हमें क्या करना है, कपड़े को बनाना है, तो उसे क्या कहा जाएगा, छपाई कहा जाएगा। रंगाई क्या होता है भाई, किस तरह से हमें कपड़े को जो है वो रंग करना है, वो क्या कहलाता है, डाइंग कहलाता है। ठीक है,
वस्त्र रंगाई की प्रमुख विधियां, तो किन किन तरीकों से वस्त्र को रंगा जाता है। सबसे पहले साधारण रंगाई होती है, कपड़े को एक ही रंग में रंगना, कि भाई कपड़े को एक रंग डाला, भिगोया, निकाला, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके द्वारा, तो साधारण प्रक्रिया होती है, बिल्कुल साधारण तरीके से कपड़े को रंग दिया जाता है। फिर एक होता है क्रॉस रंगाई, यानी दो अलग तंतुओं को एक ही रंग में अलग परिणाम देना होता है। अब इसमें क्या होगा भाई, दो अलग तंतु हैं और एक ही रंग में अलग परिणाम देना है, तो ये होता है क्रॉस रंगाई। फिर आता है बंधेज, टाई या डाई, कपड़े को कुल हिस्सों में बांध कर रखना ताकि डिजाइन बन सके, तो ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाना होता है, तो उसके हिसाब से रंगाई की जाती है। फिर आता है बॉटिंग रंगाई, तो बॉटिक रंगाई क्या होती है, तो कपड़े पर मोम लगाकर फिर रंगाई करना ताकि मोम वाले हिस्से में रंग ना लगे और सुंदर डिजाइन बन सके, ठीक है। तो ये जो है 4 तरह से वस्त्र रंगाई करी जाती है। फिर आता है वस्त्र छपाई की प्रमुख विधियां, तो कैसे छपाई होती है उसमें, तो ब्लॉक छपाई होती है, लकड़ी के ब्लॉक में डिजाइन काटकर उसे रंग में डुबाकर छापना, ठीक है। यानी क्या किया जाता है भाई, इसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें ऐसा डिजाइन काटा जाता है, उतना कपड़ा हिस्सा उसमें डुबोया जाता है, तो उससे उस तरह की जो होती है डिजाइन बन जाती है। स्क्रीन छपाई होती है, जो स्टेसिल जैसी जाली से रंग को छानकर कपड़े पर डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टेसिल में क्या होता है कि भाई जाली बनाई जाती है, जाली के अंदर डिजाइन में कपड़े को भिगोया जाता है, तो जाली की जो डिजाइन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है डिजाइन बन जाता है। फिर आता है मशीन छपाई, रोलर मशीन की मदद से तेजी से बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग करी जाती है। उसमें क्या होता है भाई, एक रोलर होता है, जो भी डिजाइन होता है रोलर के माध्यम से उस पर छाप दिया जाता है कपड़े पर। स्टेंसिल छपाई, पेपर या प्लास्टिक की डिजाइन कटिंग के रूप को कपड़े पर लगाना, ठीक है। तो एक अलग सा डिजाइन होता है, उसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं कपड़े पर, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेंसिल छपाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है छपाई, जो वस्त्रों पे जो छपाई करी जाती है उसके कुछ तरीके हैं। फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण रेसे देखेंगे। अब जो रेसे देखेंगे जिनसे ज्यादातर कपड़े बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले आता है कपास। कपास की विशेषताएं क्या है, तो ये प्राकृतिक रेशा है। कपास एक प्राकृतिक सेलुलोसिस जंतु है, यानी यह पौधे से प्राप्त होता है। तो आपने देखा भाई, कपास जो होता है वो पौधों से प्राप्त होता है। छोटे छोटे रेसे होते हैं, इसकी लंबाई लगभग 1 से 6 सेंटीमीटर तक होती है। रेसे में चमक नहीं होती, यानी कपास के रेसे में कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती। ताप को सहन करता है, यह गर्मी में काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ताप सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, ठीक है ना। तो गर्मी में जो है आप देखते होंगे भाई, कपास के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं गर्मी को जो है वो, ताप को जो है वो सोख लेते हैं। अच्छे पोषक अच्छे शोषक होते हैं। कपास के कपड़े पसीने अच्छी तरह सोखते हैं, इसलिए गर्मियों के लिए उपयुक्त होते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। रंग अच्छे से पकड़ता है, कपास के रेशे आसानी से रंगों को पकड़ लेते हैं, इसलिए इस पर डाई करना जो होता है आसान होता है। रेशों में मैल की परत होती है, कपास के रेशों पर प्राकृतिक मैल होती है जिससे हटाने की जरूरत होती है। एसिड से नष्ट हो जाता है, कपास पर क्षार का असर नहीं होता, लेकिन तेज अम्ल से यह जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक क्वालिटी है। लिनेन क्या होता है, तो लिनेन की विशेषताएं, तो प्राकृतिक रेशा है ये भी। लिनेन एक प्राकृतिक सेलुलोसिस जंतु है, यानी यह पौधे, फ्लैक्स असली के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, पौधों से प्राप्त किया जाता है। गुणों में कपास जैसा होता है, लिनेन में बहुत से गुण कपास के समान होते हैं, जैसे यह भी गर्मी सहन करता है, पसीना सोखता है। रेशे लंबे और मजबूत होते हैं, लिनेन का रेशा कपास के रेशे की तुलना में ज्यादा लंबा और महीन होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ज्यादा लंबा और महीन होता है और मजबूत होता है। सूत अधिक चमकदार और मजबूत होते हैं, तो लिनेन से बना सूत कपास बने सूत की अपेक्षा अधिक मजबूत और चमकदार होता है, ठीक है। तो इसका जो सूत होता है वो ज्यादा मजबूत और चमकदार होता है। फिर आता है तीसरा आपका ऊन, वूल। ऊन की विशेषताएं क्या है, तो प्राकृतिक प्रोटीन तंतु है, यानी ऊन एक प्राकृतिक पशुज और प्रोटीन युक्त तंतु होता है, ठीक है। आपने देखा होगा भेड़ों से निकाला जाता है इसे। प्रकृति का स्रोत है, ये जानवरों के शरीर पर उगने वाले बालों से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गए, याक हो गए, तो इनके जो बाल होते हैं उनसे जो है ये बनाए जाते हैं। ऊन प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो आता है वो प्लेस्टिन या क्लिप ऊन, यानी जब बाल जिंदा पशुओं से काटे जाते हैं तो उसे प्लास्टिक ऊन कहते हैं, ये उच्च गुणवत्ता की होती है। दूसरा होता है खंची हुई ऊन, जब मरे हुए पशु से बाल निकाले जाते हैं तो उसे खंची ऊन कहा जाता है, ये घटिया गुणवत्ता की मानी जाती है, ठीक है। तो 2 प्रकार के जो है ऊनों को यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। ऊन की संरचना और गुण क्या है, तो भाई रेशे की लंबाई अधिक लंबे नहीं होते, आमतौर पर 9 इंच या 15 इंच तक। मजबूती, ऊन के रेशे प्राकृतिक तंतुओं में सबसे कमजोर माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ऊन जो होता है ये थोड़ा प्राकृतिक रूप से होता है और इससे थोड़ा कमजोर होता है। लचीलापन, ऊन बहुत लचीला होता है। सिलवटें, सभी प्रकार की ऊन वस्तुएं सिकुड़ती हैं। नमी खोजना, ऊन में नमी सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है।
गर्मी में उपयुक्त ऊन ठंड से बचाने के लिए सबसे अच्छा रेशा है, इसलिए यह सर्दियों में पहनने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये जो है ऊन की विशेषता है। रासायनिक प्रभाव, ऊन पर क्षार और अम्ल दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी यह रसायनों के प्रति संवेदनशील होता है, तो रसायनों के संपर्क में आने से ये खराब हो सकता है। रेशम सिल्क, रेशम की विशेषताएं, तो पशुजन्य प्राकृतिक तंतु ये भी है। रेशम एक प्राकृतिक पशुजन्य रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है? ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। प्रोटीन फाइब्रिन से बना होता है। रेशम का तंतु प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्रिन से बनता है। ठीक है ना, प्रोटीन फाइब्रिन होता है जो सिल्क वॉर्म के अंदर, उससे ये निकाला जाता है। लंबाई और मजबूती और गुण, लंबाई जो होती है सभी प्राकृतिक रेशों में रेशम का तंतु सबसे लंबा होता है, कई फीट तक जाता है ये। मजबूती, ये सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत माना जाता है, तो जो रेशम है वो सबसे ज्यादा मजबूत रेशा होता है कपड़े बनाने के लिए। चमक और सुंदरता, रेशम में स्वतः चमक होती है जो इसे वस्त्रों की रानी बनाती है, यानी रेशम का जो कपड़ा होता है वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है, वो प्राकृतिक रूप से चमक होती है इसके अंदर। नमी और कोमलता, यह नमी को सोखता है लेकिन नमी छोड़ता नहीं है, इसलिए गर्मियों में भी कभी असहज लग सकता है। ठीक है, तो ये नमी को जो है सोखता है लेकिन नमी छोड़ता नहीं, तो इसलिए गर्मियों में इसको पहनना थोड़ा मुश्किल होता है। रेशम का तंतु बहुत कोमल होता है, इसलिए अधिक तापमान सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये अधिक तापमान में भी यूज नहीं किया जाता। रासायनिक असर, रेशम पर तेज अम्ल और क्षार दोनों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी ये जो अम्ल होते हैं वो एसिड हो गया चाहे क्षार हो गया, ये क्या कर सकते हैं? इसको खराब कर सकते हैं। तो दोनों रासायनिक जो होता है चीजें होती हैं उनका असर इस पर पड़ता है। फिर आता है रेयान। रेयान क्या है? रेयान एक मानव निर्मित लेकिन प्राकृतिक स्रोतों से बना रेशा है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? मानव निर्मित है यानी मानव बनाता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर कुछ चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। यह पुनर्रूपांतरित सेलुलोज से बनाया जाता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधे से जो प्राप्त चीजें होती हैं उन्हीं को रासायनिक तौर पर कन्वर्ट करके इसका क्रिएशन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। रेयान की विशेषताएं क्या है? रेयान कृत्रिम रेशा, यानी कपड़ा उद्योग में रेयान को कृत्रिम रेशम या विस्कोस रेयान भी कहा जाता है। यह रेशम का अच्छा और सस्ता विकल्प है। ठीक है, तो ये रेशम के विकल्प के रूप में देखा जाता है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है। रेयान में प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम के गुण पाए जाते हैं, यानी बनाया गया है, ये मानव निर्मित है लेकिन प्राकृतिक जो गुण होते हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मिश्रित तंतु निर्माण में उपयोगी, यानी रेयान को अन्य रेशे जैसे पॉलिस्टर, ऊन आदि के साथ मिलाकर मिश्रित तंतु भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। नमी सोखने की अच्छी क्षमता होती है। रेयान में सूत से भी ज्यादा नमी सोखने की शक्ति होती है, इसलिए गर्मियों में पहनने के लिए आरामदायक होता है। ठीक है, तो रेयान जो होता है वो क्या होता है भाई? गर्मी को सोख लेता है। फिर आता है कम ताप सहनशीलता होती है इसके अंदर, तो रेयान की गर्मी सहने की क्षमता कम होती है, इसलिए इसे कम तापमान पर इस्त्री करना चाहिए। ठीक है, तो ये भाई इसकी ताप की सहनशीलता थोड़ी कम होती है, अगर ज्यादा ताप होगा तो ये क्या होता है? जल सकता है, तो इसलिए इसे कम तापमान पे ही प्रेस किया जाता है। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है जिसे रासायनिक विधियों से बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? मानव निर्मित एक कृत्रिम रेशा है जिसे कौन बनाते हैं? इंसान द्वारा बनाया गया है। यह पहला सिंथेटिक फाइबर है। यह जुड़ुई तंतु या मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये जादुई तंतु या मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। नायलॉन की विशेषता, ताप सहिष्णु रेशा है। यह एक ताप सहनशील रासायनिक रेशा, यानी ये ताप को सह सकता है। लंबाई नियंत्रित, इसकी लंबाई को आवश्यकता अनुसार जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जितनी लंबाई चाहे हम बना सकते हैं। मजबूत और हल्का होता है। नायलॉन का तंतु बहुत मजबूत होने के साथ साथ बहुत हल्का भी होता है। सिकुड़ता नहीं है, नायलॉन के कपड़े या रेशे सिकुड़ते नहीं है, इसलिए ये टिकाऊ होते हैं। ठीक है, ये सिकुड़ते नहीं है तो इसलिए काफी टिकाऊ हैं। अवशोषण की क्षमता कम होती है, इसमें नमी सोखने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है, यानी नमी को नहीं सोख पाता। उष्मा सहनशीलता सीमित है, यानी नायलॉन अधिक ताप को सहन नहीं कर पाता, इसलिए बहुत गर्मी में यह पिघल जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बुरी चीज ये होती है कि भाई ये अधिक तापमान में होगा तो ये पिघल जाता है। फिर आता है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर भी एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है जिसमें रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक पदार्थों से बनता है। टेरिटियम, टेरिन, डेक्रोन, इन सब से बनाया जाता है। पॉलिस्टर की विशेषताएं क्या है? चमकदार और पारदर्शी होता है। ठीक है, यह रेशा दिखने में थोड़ा पारदर्शी और चमकीला होता है। नमी नहीं सोखता। पॉलिस्टर की नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए यह जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चमकीला भी होता है भाई, नमी भी नहीं सोखता है इसलिए जल्दी सूख भी जाता है।
सिलवटें नहीं पड़ती इसके अंदर, ये रेशा सिकुड़ता नहीं है और इसमें सिलवटें नहीं आती, इसलिए इसे कम इस्त्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसे जो है प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। मिश्रित वस्त्रों में उपयोग होता है, तो पॉलिस्टर को अक्सर रेयान, कपास, ऊन जैसे रेशों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। इससे बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ और जल्दी सूखने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसे मिश्रित करके भी यूज किया जाता है। फिर आता है एक्रिलिक। तो एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। यह दिखने और महसूस करने में ऊन जैसा लगता है। एक्रिलिक की विशेषताएं क्या है? ऊन जैसा दिखता है, ये इतना अधिक ऊन से मिलता जुलता है कि कई बार विशेषज्ञ भी फर्क नहीं कर पाते। ठीक है, सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये भाई बिल्कुल ऊन जैसा दिखाई देता है। नाम एक्रिलिक को कैसिमिलोन नाम से भी जाना जाता है। सस्ता विकल्प है, यह ऊन की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए आम लोगों में ये अधिक लोकप्रिय आपको देखने को मिलेगा। ऊन का विकल्प, इसे अक्सर ऊन के स्थान पर उपयोग किया जाता है, खासकर सर्दियों के कपड़े बनाने में। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी है। अब देखते हैं एलास्टोमेरिक रेशे। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसा मानव निर्मित रेशा है जिनसे बनने कपड़े को उसकी वास्तविक लंबाई से अलग भाग गुना तक खींचा जा सकता है। यानी कि जो इसका जो फाइबर होता है वो काफी ज्यादा जो मजबूत होता है और उसकी लंबाई भी जो होती है काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसे काफी लंबा बनाया जा सकता है इस तरह से को। मुख्य विशेषताएं क्या है? बहुत लचीला होता है, इनसे बने कपड़े बहुत खिंचाव वाले होते हैं, यानी आप इन्हें खींचकर भी पहन सकते हैं और फिर से अपनी असली स्थिति में लौट आते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इसको क्या कर सकते हैं आप, जितना मर्जी यानी जितना इसका लंबाई होती है उससे लगभग 2 गुना तक क्या इसको खींचा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर एक जो है कमजोर आदमी भी उस कपड़े को पहन सकता है और एक थोड़ा जो हैवी बंदा है, थोड़ा मोटा है, वो भी उसको पहन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें खिंचाव आता है। ठीक है, प्रसारण और बढ़ाव में सक्षम है, ये कपड़े अपनी अच्छी प्रत्यस्थता और बढ़ाव के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये क्या भाई स्पेशल कपड़े होते हैं ये। ठीक है, तो इलास्टिक होते हैं, इसलिए लोग इसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और बढ़ता भी है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है जो लोगों को पसंद आती है, तो इसलिए भी ये कपड़ा इसलिए लोग लेना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स वियर में आप देखते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। योगा पैंट्स वगैरह जो होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, उसमें यूज़ होता है। स्विम सूट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइट जो फिटिंग कपड़े होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जहाँ पर इस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।